रतनगढ़ गांव में आनंद अपनी माँ और पत्नी मैना के साथ रहता था। मैना दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कोई खास दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए आनंद की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आनंद बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करा दूँ। क्यों माँ? मैना इतनी सुंदर तो है और सुलझी हुई भी है। अरे, तो उसकी बुद्धि का क्या मुझे अचार डालना है? 2-4 बर्तनों को छोड़ दो तो मायके से एक धेला भी तो लेकर नहीं आई है। माँ, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अरे नालायक, समाज में कुछ रुतबा भी तो होना चाहिए ना। भगवती की बहू देख, ढेर सारा दहेज, लाखों का सोना चांदी भरकर लाई है, और बहू देखने में भी ठीक ठाक है। अरे होगी माँ, अब तो मैना ही आपकी बहू है। नहीं नहीं, मैं तो तेरी दूसरी शादी कराकर ही मानूंगी। अरे माँ, अब राजा महाराजा वाले जमाने गए। मतलब मेरी भोली माँ, एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की तो तुम्हें और मुझे दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और अगर मैं पहले ही उसे घर से भगा दूं तो? माँ, वो कैसे? वो सब मैं संभाल लूंगी, तू बस देखता जा। इतना कहकर सुमन वहां से निकल जाती है और अगली शाम की बात है। अरे बहू, तूने सुना मोहन की बहू कितना दहेज लेकर आई है? जी माँ जी, सुना मैंने। तो तुझे शर्म नहीं आई? इसमें शर्म कैसी माँ जी? जितना मेरे परिवार के पास होगा वे लोग उतना ही तो दहेज देंगे। अरे, इससे ज्यादा तो भिखमंगे दे देते हैं अपनी बेटी को। ये सुनकर मैना बहुत उदास हो जाती है। ये नाटक अपने घर जाके करियो। मैं तो अपने आनंद का दूसरा ब्याह कराकर ही रहूंगी, और मैंने अपने आनंद के लिए दूसरी लड़की भी देख रखी है। माँ जी, ऐसा ना कहें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। एक दिन मौका पाकर मैना आनंद से बात करती है और कहती है। अजी सुनते हो? हाँ मैना, बोलो, क्या बात है? माँ जी, आपकी दूसरी शादी कराने की तैयारी कर रही हैं। नहीं मैना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कल माँ से बात करता हूँ। ठीक है जी, लेकिन मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ, इतना बता देती हूँ आपको। अरे हाँ हाँ ठीक है मैना रानी, ठीक है, मैं माँ के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। माँ, मैना बहुत समझदार और बुद्धिमान लड़की है। आप क्यों मेरी दूसरी शादी कराने के पीछे पड़ी हो? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी दिख गई तुझे उसमें जो मुझे नहीं दिख रही है? माँ, आप जैसे चाहें वैसे पता लगा सकती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चलो माँ, मैं काम के लिए निकलता हूँ। अगले दिन मैना अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है, तभी पीछे से सुमन उसको आवाज लगाती है। मैना, अरे ओ मैना, कहाँ मर गई? जी माँ जी, अभी आई। सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कहिए ना माँ जी, कैसी शर्त? कल सुबह जब मैं सोकर उठूं, तब तक तू बाहर वाले कुएं को सीनगढ़ के मोतियों से भर देना। जी माँ जी, कल सुबह तक आप कुआं खाली कर दीजिएगा, मैं उन्हें मोतियों से भर दूंगी। सास बहू की बुद्धिमानी देखकर
हक्की बक्की रह जाती है। दूसरे दिन आनंद अपने काम के लिए निकल जाता है। मैना, अरे यो मैना, घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। बाजार जा और चावल लेकर आ। जी माँ जी, लाइए पैसे दे दीजिए, मैं अभी जाकर चावल ले आती हूँ। अरे यही तो चुनौती है, तुझे बिना पैसे के चावल लाना है। क्या माँ जी, बिना पैसे के? हाँ, बिना पैसे के। और सुन, इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है, तो तुम अपने साथ गाय को ले जाओ। और सुन बहू, कहीं इस गाय को बेच मत आना, नहीं तो तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। मैना बाजार से चावल लेकर घर वापस आ जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, लीजिए, मैं बाजार से चावल की बोरी ले आई हूँ। कहीं से उधार लेकर आई है क्या? नहीं माँ जी, मैं इस गाय का दूध बेचकर चावल लाई हूँ। आपने गाय बेचने को मना किया था, इसका दूध बेचने को नहीं। अरे सुन मैना, मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बनाकर देना। माँ जी, राख की रस्सी? हाँ हाँ, राख की रस्सी, तूने सही सुना। मैना चुप रहती है। ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें सफल हुई तो जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। मैना बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगली दिन सुबह होती है तो उसकी सास सोचने लगती है, लगता है इसका कोई तोड़ मैना रानी को मिला नहीं। चलो अच्छा है, पिंड छूटा, अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर मैना ने 2.5 हाथ की रस्सी ली और उसमें आग लगा दी। जब उसकी सास नहाकर आई तो मैना ने थाली देते हुए कहा, माँ जी, ये रही राख की रस्सी। इतना सुनकर मैना की सास मान गई कि उसकी बहू बहुत ही बुद्धिमान है। और उस दिन के बाद से तीनों मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।